बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। जैसे सपोज करो कि किसी भी पर्टिकुलर एटम को एक बॉल की तरह हम कंसीडर करें तो वो जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होगा, राइट। अब जैसे आप यहां देख रहे हो कि ये एक आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये 3D है? नहीं, क्योंकि अगर हम पेपर पर किसी चीज को ड्रॉ करेंगे तो वो तो हमको 2D स्ट्रक्चर ही दिखेगा, वो 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में ये होता कैसा है, ये एक बॉल लाइक होगा, लेकिन पेपर पे ये कैसा दिखेगा? नॉर्मल 2D हमें दिखाई देगा। ये सभी के सभी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये सब एक बॉल है, लेकिन पेपर पर हमको ये कैसे दिखेंगे? देखो 2D टाइप के स्ट्रक्चर में दिखाई देंगे, राइट। अब हमें आज का जो टॉपिक स्टडी करना है वो क्या है? जो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड जब भी फॉर्म होता है, तो जब सॉलिड फॉर्म होता है तो ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आते हैं, और जब ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्लोज आने पर इन सभी कॉन्स्टेंट पार्टिकल के बीच में जो ये अनऑक्यूपाइड स्पेस, ये खाली जगह बचती है, इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। दिस अनऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि वॉइड क्या है तो हम क्या बताएंगे? इट इज द अनऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स when they combine या comes closer to each other to form the solid। कांस्टेंट पार्टिकल सॉलिड बनाने के लिए जब एक दूसरे के पास आके एक दूसरे से क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, उस समय उनके बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है, दैट अनऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉइड, राइट। अब बेटे बात करते हैं हम टाइप ऑफ वॉइड। आप देखो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अगर हम इन सभी ये जो तीनों के तीनों बॉल्स हैं, इन तीनों बॉल्स बोल लो, एटम्स बोल लो या कांस्टेंट पार्टिकल बोल लो, अगर इनके सेंटर को हम एक दूसरे से अटैच करने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट। इसलिए जब 3 कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज्ड कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस बनता है, यानी जो वॉइड बनता है, उस वॉइड को बेटे हम क्या बोलते हैं? उस वॉइड को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। क्या बोला जाता है? ट्रायंगुलर वॉइड। तो ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब हुआ कि जब 3 कांस्टेंट पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज्ड होंगे उस समय उनके बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड, राइट। अब आप देखो, अगर हम किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल को अगर हम एक छोटी सी बॉल ले लें और उस छोटी सी बॉल को इस ट्रायंगुलर वॉइड में रखने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी चीज है कि उस छोटी सी बॉल से इक्वल डिस्टेंस पर और नियरेस्ट कितने एटम्स होंगे? 3 एटम्स होंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो छोटी सी बॉल है, इस छोटी सी बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब उस पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल से नियरेस्ट कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, जो कि उससे नियरेस्ट इक्वल डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको उसका क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ऑब्वियस सी चीज है, अगर कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल ट्रायंगुलर वॉइड में प्रेजेंट है, कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल अगर ट्रायंगुलर वॉइड में प्रेजेंट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा? 3 होगा। ये आगे हम एग्जांपल करेंगे तो हमें अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के वॉइड की। तो नेक्स्ट टाइप के वॉइड में आप देखो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली यहां भी ये जो बॉल्स हैं, ये बॉल्स एग्जैक्टली 3D बॉल्स हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल में आने पर ये हमको कैसे दिखने लगेंगी? 2D दिखने लगेंगी। अब यहां पर तो ये क्लियर दिख रहा है कि इन तीनों के बीच में ये ट्रायंगुलर वॉइड बना है, लेकिन अगर इस 4th बॉल को लाके इनके ऊपर रख दिया जाए
तो ऑब्वियस सी चीज है कि ये 3D में तो अजीब दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको उस तरीके से सोचें कि 3 बॉल्स हों और 3 बॉल्स के ऊपर एक फोर्थ बॉल लाके रखी जाए, तो जो 3 बॉल्स होंगे उनके बीच में जो डिप्रेशन होगा, एक हल्का सा गड्ढा टाइप का होगा, उसके ऊपर फोर्थ आके सेट होगा, तो उन चारों के बीच में एक अनऑक्युपाइड स्पेस होगा। तो उसे आपको क्लियर समझाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर ये एक बॉल लेके आता हूं जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप का है। तो अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो 3 बॉल्स हैं और ये जो ऊपर फोर्थ बॉल रखी हुई है, उन चारों के बीच का ये जो अनऑक्युपाइड स्पेस है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं? क्योंकि अगर यहां पर इनके जो कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल हैं, इनके सेंटर्स को मिलाया जाए वॉइड के सेंटर से, तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब आप देखो यहां पर, अगर यहां पर हम इसी स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर करने की कोशिश करें, ये जो बॉल्स हैं इनको दूर ले जाके एक दूसरे से और समझने की कोशिश करें, तो ये नीचे बेस की जो 3 बॉल्स हैं वो यहां पर हैं, इनको दूर दूर हमने कर दिया, और ये ऊपर वाली बॉल यहां पर है, और इन चारों को जब क्लोज कांटेक्ट में लाएंगे तो जो हमारा वॉइड बनेगा वो वॉइड इस पोजीशन पर बनेगा, इन तीनों से स्लाइटली ऊपर और इससे स्लाइटली नीचे। तो ऑब्वियस सी चीज है कि इस वॉइड में जिस भी कांस्टेंट पार्टिकल को हम उठा के रखेंगे, इस वॉइड में जिस भी कांस्टेंट पार्टिकल को हम उठा के रखेंगे, उस कांस्टेंट पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल होंगे? इक्वल डिस्टेंस पर 4 पार्टिकल होंगे। दैट मीन्स कि टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई कांस्टेंट पार्टिकल रखा जाता है तो उस कांस्टेंट पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे जब भी, अभी ऊपर मैंने बताया ट्रायंगुलर वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो ये सारी चीजें जो है एग्जैक्टली आपको याद रहनी चाहिए। जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये चीजें हमें यूज करनी पड़ेंगी। ओके, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वॉइड की बात करेंगे वो नेक्स्ट वॉइड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आप यहां पर देखो बेटे, ये 3 कॉन्स्टेंट्स पार्टिकल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि ये सेम जैसे वो सारे पार्टिकल्स हमको 2D में दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो थे कैसे? 3D। वहां उस तरीके से ये बॉल भी 3D है, लेकिन हमें दिखेंगी कैसी? 2D दिखाई देंगी, राइट? तो अब हम मान लें ये 3 बॉल्स हैं, इन 3 बॉल्स के बीच में ये ट्रायंगुलर वॉइड है। अब इन 3 बॉल्स के ऊपर अगर इन 3 बॉल्स को लाके हम ऐसे रख दें, तो ऑब्वियस सी चीज है नीचे की ये जो 3 बॉल्स की लेयर है, ये जो 3 बॉल्स की नीचे की लेयर्स हैं, इन 3 बॉल्स की नीचे की लेयर्स और ये 3 बॉल्स की ऊपर की लेयर, इन सभी के बीच में ये जो पर्टिकुलर इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पर अनऑक्युपाइड स्पेस होगा, दैट अनऑक्युपाइड स्पेस आप देख पा रहे हो। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है तो इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इस साइड से लेके उस साइड तक हमको पूरा का पूरा क्या होगा? दिखाई देगा, ठीक ना? एक होल टाइप का होगा। तो इस लेयर और उस लेयर के बीच में जो अनऑक्युपाइड स्पेस बनेगा, उस अनऑक्युपाइड स्पेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? इसको आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो। अगर सपोज करो कि हम इन सभी बॉल को कन्वर्ट कर दें, हम सभी बॉल को 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके देखें, तो आप ध्यान से देखो, यहां आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि ये जो 4 बॉल्स हैं, कौन कौन सी? ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये और ये जो 4 बॉल्स हैं, ये 4 बॉल्स एक प्लेन में हैं, और ये वाली बॉल उसके ऊपर है और ये वाली बॉल उसके नीचे। अगर आप देखने का अपना नजरिया चेंज करें, एक तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो 3 बॉल्स हैं, ये 3 बॉल्स नीचे हैं और ये 3 बॉल्स उसके क्या हैं? ऊपर हैं। अब हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। अगर आप इसको ऐसे सोचो कि ये जो 3 बॉल्स हैं, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल,
ये वाली बॉल, ये चारों बॉल मिलके एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है, राइट। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, वो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रही है और उस स्क्वायर के ऊपर ये वाली बॉल प्रेजेंट है। मैं जैसे अगर इसको हटा दूं तो आप देखो ये इजीली आपको समझ में आ रहा है। इन चारों ने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर के ऊपर हमने इसको लाके रखा और उस स्क्वायर के नीचे ले जाके हमने इसको रख दिया। अब ये चीज एग्जैक्टली आपको समझ में आ रही है, ठीक। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये जो 4 बॉल्स हैं, आप ऐसे इनको समझो, ये जो 4 बॉल्स हैं इनके बीच में ये अनऑक्यूपाइड स्पेस है और ये ऊपर से आके उस अनऑक्यूपाइड स्पेस को क्या कर रहा है, ऊपर से कवर कर दे रहा है। वो अनऑक्यूपाइड स्पेस पूरा फिल नहीं हो रहा है, ऊपर से क्या हो जा रहा है, कवर्ड हो जा रहा है। और ये कहां से जा रहा है, नीचे से, और नीचे से जाने के बाद ये उस अनऑक्यूपाइड स्पेस को कवर कर दे रहा है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, आप देखोगे कि ये जो 4 बॉल्स स्क्वायर पे हैं, अगर इनको हम एक सेंटर को अगर आपस में मिलाएं तो ये इस तरीके से इनके सेंटर्स आपस में मिलेंगे, इस वाले का इससे और इस वाले का इससे। और ऊपर वाले के सेंटर को अगर हम लाएं और नीचे वाले के सेंटर से मिला दें तो ये जो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रन। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 4 स्क्वायर के कॉर्नर पर और एक ऊपर और एक नीचे, ये स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। और उसी तरीके का यहाँ कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस वॉइड इज कॉल्ड, इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट बेटा, ओके। अब एक चीज आप समझो कि अगर ये जो 4 बॉल्स हैं, अगर मैं इसको यहां से एक रिमूव करूं बॉल, अब ये 4 बॉल हैं, यहां ये छोटी वाली बॉल है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बॉल लेते हैं, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बॉल हमने ले लिया, ठीक है। और ये जो छोटी सी बॉल हमने ली, इस छोटी सी बॉल को हमने एक छोटी सी बॉल ले लिया, राइट। और इस छोटी सी बॉल को हमने जो है उठा के इनके बीच में रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो छोटी सी बॉल जाके उन 5 एटम्स के बीच में जो डिप्रेशन होगा उसमें जाके बैठ है, प्रेजेंट है अभी। अब हम ऊपर से लाके इसको क्या कर दें, कवर कर दें। ये बॉल उसके ऊपर जाएगी, अब इस बॉल को लाके ऊपर से हम यहां पे कवर करेंगे। तो हम इसको अलग से कर देते हैं, ये बॉल नीचे नहीं जाएगी। यहां पर इनके बीच में जो एक छोटी सी बॉल जाएगी, हम उसका साइज थोड़ा सा और रिड्यूस कर दें तो हमें देखने में आसान रहेगा और वो इजीली समझ में आएगा। ये बॉल इन सभी के बीच में, ये जो नीचे के साइड कॉर्नर के 4 एटम्स हैं, नीचे का एक एटम और ऊपर का एक, इन सभी के बीच में ये बॉल आ गई। अब अगर हमसे पूछा जाए इस बॉल से नियरेस्ट कितने एटम प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इस बॉल से नियरेस्ट कितने एटम प्रेजेंट है, इस बॉल से नियरेस्ट 6 एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल हो, अगर वो किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है तो उस कांस्टेंट पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। मतलब हमें ये निकालना है कि उससे नियरेस्ट कितने कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वॉइड है वो क्यूबिक वॉइड है। अब आप देखो बेटे, ये स्ट्रक्चर आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। क्यूबिक वॉइड का मतलब क्या है, अगर आप देखो, मैं इन बॉल्स को अलग कर रहा हूं तो आप यहां देख रहे हो कि ये 4 बॉल्स प्रेजेंट हैं और इन 4 बॉल्स से ये 4 बॉल्स आके अटैच हो गए। अब इसको आप इस तरीके से भी सोच सकते हो कि ऊपर ये 4 बॉल्स प्रेजेंट हैं और उनके नीचे ये 4 बॉल्स प्रेजेंट हैं और उनके बीच में जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, उन अनऑक्यूपाइड स्पेस में ये येलो वाली बॉल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में अगर इन सभी कांस्टेंट पार्टिकल्स के सेंटर को आपस में कनेक्ट किया जाए
तो ऑब्वियस सी चीज है ये किसका फॉर्म लेगा, एक क्यूब का फॉर्म लेगा। इसलिए इनके बीच में ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, इस अनऑक्यूपाइड स्पेस को हम क्या बोलते हैं, दिस अनऑक्यूपाइड स्पेस, जहां पर ये येलो वाली बॉल प्रेजेंट है, ठीक ना, अनऑक्यूपाइड स्पेस में ही ये येलो वाली बॉल हमने अलग से लाके रखा है, तो दैट अनऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड क्यूबिक वॉइड। क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबिक वॉइड। ऑब्वियस सी चीज है कि क्यूबिक वॉइड में जो भी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उस कांस्टेंट पार्टिकल से नियरेस्ट कितने एटम होंगे, ऑब्वियस सी चीज है, आप बता सकते हो 8 एटम होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो उस कांस्टेंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आई थिंक सो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इन केस आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या चैट सेक्शन में आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, हम उसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ठीक है बेटे, अब आप देखो, अगर इसी चीज को हम क्यूबिक वॉइड को, अगर ये जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल है ना, इनको हम एक दूसरे से दूर करें तो किस तरीके से ये हमें क्यूब के फॉर्म में दिखेगा, इसे हम देखते हैं। जैसे हम यहां पर एक अलग से स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। अब ये तो मैंने इनको साइड बाय साइड करके बना रखा है, तो आपको दिख रहा है कि 4 एटम साइड में है और 4 उसके क्या है, बैक साइड में है। अब अगर इसे हम इस तरीके से बनाते तो शायद ये आपको समझ में नहीं आता। यहां पे आपको लग रहा है कि ये 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, रिमेनिंग कुछ तो है नहीं, लेकिन नहीं, ये बेटे एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं। देखो ये एग्जैक्टली अब ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर था, अगर उससे सिमिलर बनाना है तो हमको इसे ऐसे रखना पड़ेगा। अब आप देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। तो वो सिर्फ हमारे देखने का जो है नजरिया अलग हो जाता है। जब हम एंगल हम चेंज करते हैं तो हमें जो चीजें दिखती हैं वो अलग हो जाती हैं। इसलिए सॉलिड स्टेट में एंगल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप किस एंगल से चीजों को देखते हो, आपकी विजुअलाइजेशन पावर कितनी ज्यादा है, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको चीजें कितनी समझ में आती हैं, इसके लिए जरूरी है, राइट। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, जो अभी यहां पर क्यूबिक वॉइड पढ़ रहे थे। अगर सपोज करो कि ये जो 4 एटम ऊपर के और 4 एटम नीचे के क्लोज्ड पैक में ये एक दूसरे से एकदम अटैच्ड होते हैं, हम इनको दूर दूर कर देना। तो अगर इनको दूर दूर कर दें तो आप देखो यही स्ट्रक्चर आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा। और ये जो स्ट्रक्चर 4 एटम ऊपर के हैं और 4 एटम नीचे हैं, इनको अगर एकदम क्लोज्ड पैक कर दिया जाए तो एग्जैक्टली वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस, राइट। तो अब यहां पर जो है सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर बोला जा रहा है तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का मतलब हुआ कि कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, कांस्टेंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट पार्टिकल इनके बीच में आके प्रेजेंट हो, जैसा कि स्ट्रक्चर आपने यहां देखा था, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है और उनके बीच में जो वॉइड है उसमें आके ये येलो वाला पार्ट आ गया। तो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो कि कांस्टेंट पार्टिकल तो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक सिंपल क्यूब बनाया, राइट। कॉर्नर पे प्रेजेंट कांस्टेंट पार्टिकल ने एक सिंपल क्यूब बना दिया और उसका ये बॉडी सेंटर है और बॉडी सेंटर पर एक पार्टिकल आके प्रेजेंट हो गया। तो ये जो लैटिस बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके बॉडी सेंटर पे एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो। जैसे ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इस क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। अच्छा, यहां पे कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं जिन टर्म्स को आपको समझना जरूरी है। ये जो क्यूब है बेटा, इस क्यूब का ये जो आप देख रहे हो ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉर्नर। तो ऑब्वियस सी चीज है, एक क्यूब में कितने कॉर्नर हो जाएंगे, 8 कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, राइट। अच्छा, ये जो पूरा ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं फेस। ऊपर ये साइड में है, इसे क्या बोलेंगे, फेस। तो ऑब्वियस चीज है, क्यूब में कितने फेस होंगे, टोटल 6 फेस होंगे। कौन कौन से, एक अप साइड, एक डाउन साइड, एक
इधर हम अगर बोल दें राइट साइड, एक इधर लेफ्ट साइड, एक बैक साइड और एक फ्रंट साइड, ये वाला पूरा, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। ओके, अब देखो, अगर एक सिंपल क्यूबिक हो, हम अगर एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसमें आप येलो और ये जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, ये सॉलिड हैं आपके, इनको अगर मैं इनका कलर चेंज कर देता हूं तो आपको देखने में ये ज्यादा बेटर लगेगा। अगर इनके कलर चेंज कर दिए जाए तो आपको एग्जैक्टली ये समझ में आएगा कि इनकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन क्यूब के फेस के सेंटर पर है। कहां है? क्यूब के फेस के सेंटर पर, राइट। अब आप देखो, जो रेड वाले पार्ट कांस्टेंट पार्टिकल है, ये रेड वाले कांस्टेंट पार्टिकल क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो अगर ये क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो इन्होंने सिंपल क्यूब तो बना दिया, लेकिन उस सिंपल क्यूब के फेस सेंटर पर भी आके पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। तो अब ये कैसा लैटिस बन गया? ये बन गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। कैसा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स ने कॉर्नर पर प्रेजेंट होकर एक सिंपल क्यूब बनाया, और दूसरे पार्टिकल्स जो हैं, या सेम वही पार्टिकल जो है फेस के सेंटर पर आके भी प्रेजेंट है, तो दैट फॉर्म द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है उसे हम बोलते हैं बीसीसी। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और दूसरा जो ये फॉर्म है जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोल रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एफसीसी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, राइट। इसके बाद बेटा हमें एक दूसरा पार्ट पढ़ना है, जिसमें एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट होते हैं और उनका एक यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहली बात, यहां एक नया टर्म आया, यूनिट सेल, ठीक है। तो हम ये समझते हैं पहले कि यूनिट सेल होता क्या है। अब आप देखो, जैसे आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर है, राइट। हम इस स्ट्रक्चर को अलग कर लेते हैं, हमने इसे यहां से हटा दिया, इसको हम फिर से लाके अटैच कर लेते हैं। ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बड़ा सा क्यूब दिख रहा है। वो बड़ा सा क्यूब कौन सा? वो बड़ा सा क्यूब जो कि कॉर्नर पर कांस्टेंट पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें, किसको? दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अगर इसको हम देखें तो इसके हिसाब से हमें लग रहा है कि ये एक बड़ा सा क्यूब है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इस बड़े क्यूब में भी हमको छोटे छोटे टोटल 8 क्यूब दिखाई दे रहे हैं। कैसे? मैं इस क्यूब को ले जाके वहां पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं तो आपको इजीली ये चीज दिखाई देगी। जैसे सपोज करो मैं फ्रंट साइड में इस क्यूब की बात कर रहा हूं। अब आपको ये एक क्यूब अलग दिख रहा है, और ऐसा ही एक क्यूब आपको यहां पीछे दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो कितने हो गए? 2। फिर ये देखो कितने? 3। फिर यहां आ जाओ, ये हो गए टोटल कितने हो गए? 4। देन डाउनवर्ड जाओ, आ जाओ, ये 5, एंड देन दिस वन 6, एंड देन दिस वन 7, एंड देन दिस वन 8। टोटल कितने क्यूब है बेटे यहां पर? 8 क्यूब यहां हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें से अगर एक क्यूब की अगर हम बात करें, सारे क्यूब को हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ एक क्यूब की बात करते हैं ना, तो मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको वो जो एक क्यूब है वो एक क्यूब दिखाई दे सके। मैंने इन स्ट्रक्चर्स को हटा दिया, राइट। अब देखो ये एक सिंपल क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है ये क्यूब सिंपल क्यूब है, राइट। तो ये सिंपल क्यूब को हम बोलेंगे यूनिट सेल।
किसका? ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी यहां बना हुआ था उस पूरे स्ट्रक्चर का ये यूनिट सेल है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही और 8 यूनिट सेल 7 यूनिट सेल थे और सबने मिलकर उस स्ट्रक्चर को क्या किया था? बनाया था। तो यूनिट सेल का मतलब वह सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार 3 डायमेंशन में रिपीट किया जाए तो हमको होल क्रिस्टल क्या हो सके? मिल सके। राइट? अच्छा, अब देखिए बेटे, अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब में जो ये एटम है, ये वाला, ठीक है, इस एटम का इस यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन है? जैसे देखिए, ये जो हमारा यूनिट सेल है क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, इसके जस्ट बगल में एक दूसरा यूनिट सेल भी होगा। कैसे होगा? अब इसको हम बना के देखते हैं। जैसे अब देखिए, ये 2 यूनिट सेल आपस में अटैच हो गए, ठीक, एक पीछे क्यूब, एक आगे क्यूब, 2 यूनिट सेल। तो ये वाला एटम अब टोटल कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है? 2। राइट? लेकिन अगर अब हम इसको ले आते हैं, इसको लाके हमने यहां रख दिया, अब यही वाला एटम कितने क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है? 3। अब फिर हम इसको लाके रखते हैं, तो इसको ले जाके यहां रख दिया, अब यही हमारा एटम जो है ये कितने क्यूब में पार्टिसिपेट करने लगा? 4 कॉर्नर। ये जैसे आप ये 4 रूम कंसीडर कर लो, तो 4 रूम में ये कॉर्नर क्या होगा? कॉमन होगा। अच्छा, जैसे ये 4 रूम अगर हम कंसीडर कर लेते हैं ना, 1 2 3 4, तो 4 रूम नीचे होंगे तो 4 रूम ऊपर भी होंगे और उस रूम में भी ये कॉर्नर क्या होगा? कॉमन होगा। इसका मतलब ये कॉर्नर अब टोटल कितने रूम में पार्टिसिपेट करने लगा? तो बेटे हमारा आंसर क्या होगा? 8। राइट? तो अब इसका मतलब हुआ कि ये अगर हम ऊपर के भी 4 रूम कंसीडर कर लें तो अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कि इसमें ये जो पार्टिकल है ये, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में, ये पार्टिकल टोटल कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है? 8। तो 1 यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेट करेगा? 1/8। राइट? अगर ये टोटल यूनिट सेल कंसीडर करें कि टोटल कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 8। टोटल कितने यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा है? 8। तो 1 यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होगा? तो 1/8। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये देखो हुआ बेटे कि अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल, हमने ये जो यूनिट सेल लिए थे, इन यूनिट सेल को अब हम अलग कर लेते हैं। अगर किसी क्यूबिक यूनिट सेल में हमसे पूछा जाए कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो हम कहेंगे कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/8 होता है, 7/8 उसका अदर यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। राइट? ओके, अब हम अगर बात करें, एक दूसरा स्ट्रक्चर हम यहां पर कंसीडर करें। जैसे सपोज करो कि हम फेस सेंटर की बात कर लेते हैं ना, तो फेस सेंटर की बात करने के लिए यहां पर हम 2 यूनिट सेल को आपस में अटैच कर दिया, ठीक है ना। 2 यूनिट सेल को आपस में जब अटैच करके, और ये वाला जो फेस है ना, ये वाला, ठीक है, इस फेस के सेंटर पर अगर हम एक पर्टिकुलर एटम को रखेंगे, ठीक है बेटे, एक हम छोटा सा एटम ले रहे हैं और इस छोटे से एटम को उस फेस के सेंटर पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। हमने ये छोटा सा एटम लिया और इस छोटे से एटम को ले जाके उस फेस के सेंटर पर रख दिया। तो ऑब्वियस सी चीज है, ये तो कॉर्नर है। इस फेस के, ये कौन से फेस की बात कर रहे हैं? इस वाले फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस फेस के सेंटर पर जब आप रखोगे तो वो एटम का हाफ पार्ट रूम के इधर, उस वॉल को, अगर हम सपोज कर लें कि ये एक रूम है, ये एक रूम है और एक ये दूसरा रूम है, तो दोनों के रूम के बीच में ये क्या है? वॉल है। तो उस वॉल पर अगर एक बॉल आप रखें, तो जो बॉल या एटम वहां रखेंगे उसका हाफ पार्ट इधर की यूनिट सेल में होगा और हाफ पार्ट उधर के। मींस अगर किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल को फेस सेंटर पर हम रखते हैं या फेस पे कहीं भी रखते हैं,
तो वो टोटल 2 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी 1 यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आएगा, 1/2। केवल हाफ पार्ट उसका इधर वाले में होगा और उधर वाले में भी केवल हाफ होगा। मतलब फेस सेंटर पर जिस पार्टिकल को हम रखेंगे उसका जो पोजीशन होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा विद इन यूनिट सेल वो कितना होगा, हाफ होगा। तो हमने देखा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/2। अब हम बात करते हैं एज सेंटर की। तो एज सेंटर की बात करने के लिए हमको यहां पर हम इस तरीके से आते हैं। ये बेटा हमें 4 यूनिट सेल आपस में कनेक्ट हो गए। अब आप देखो ये वाली जो एज है ना, ये वाली, इस एज के सेंटर पर अगर किसी पार्टिकल को लाके हम रखें तो ऑब्वियस ही चीज है कि ये पार्टिकल टोटल कितने रूम में कंट्रीब्यूट करेगा, 4 रूम में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये वाली एज जो है इस रूम में भी है, इस रूम में भी है, इस रूम में भी है और इस रूम में भी है। यानी यहां पर जो पार्टिकल हम रखेंगे, अगर सपोज करो कि वहां पर उस एज पर एक बड़ा सा होल कर दें और उसमें एक बड़ी सी बॉल रख दें, तो उस बॉल या वहां पर एक हम बल्ब लाइट जला देते हैं ना, बल्ब जलाते हैं, तो जो बल्ब हम जलाएंगे उस बल्ब की रोशनी कितने रूम में जाएगी, ऑब्वियस सी चीज है 4 रूम में जाएगी। तो एक रूम में उस बल्ब की रोशनी का कितना पार्ट आएगा, हम बोलेंगे 1/4 पार्ट आएगा। इसका मतलब जो एज सेंटर पर कांस्टेंट पार्टिकल रखे जाते हैं उन कांस्टेंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, तो दैट इज 1/4, राइट। ये उससे रिलेटेड पार्ट्स हैं। पोजीशन ऑफ द एटम्स किसमें, क्यूबिक यूनिट सेल की अभी हम बात कर रहे हैं। कांस्टेंट पार्टिकल में जो एटम्स हैं उनका कॉर्नर पर अगर है तो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, फेस सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन हाफ होगा, एज सेंटर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। इसी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक चीज आप सपोज करो कि अभी हम इन सभी को हटा देते हैं, ठीक है ना, हमने सबको हटा दिया। अगर हम इस पार्टिकल को ले जाके इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर रख दें या इनसाइड द बॉडी कहीं भी रख दें, तो ऑब्वियस सी चीज है उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल में होगा। मींस उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो ये सॉलिड स्टेट का वो पार्ट है जिसको आपको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस पार्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो सॉलिड स्टेट के रिमेनिंग पार्ट को समझना आसान होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे और इनसे सॉलिड स्टेट के थ्योरी से हम अपना अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, राइट।